हेलो एवरीवन। आज अपन केमिस्ट्री का जो पार्ट शुरू करने जा रहे हैं वो पार्ट है अपना कार्बनिक रसायन। और अपने को कार्बनिक रसायन पढ़ने हैं। केमिस्ट्री को अपन 3 पार्ट में पढ़ते हैं बेसिकली। पहला जो पार्ट होता है वो होता है अकार्बनिक रसायन। दूसरा जो पार्ट होता है उसे अपन पढ़ते हैं कार्बनिक रसायन। और तीसरा जो पार्ट होता है अपन उसे पढ़ते हैं भौतिक रसायन। और यहाँ पे सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट किया है उसे बोलते हैं अपन कार्बनिक रसायन। स्टार्ट अपन को कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ना है। लेकिन इससे पहले अपन यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो है जैव शक्ति का सिद्धांत। जैव जो शक्ति का जो सिद्धांत है ये बोलता क्या है और कहता क्या है। तो पहले की बात है जब कार्बनिक यौगिकों के बारे में इतना ज्यादा कार्बनिक कंपाउंड थे नहीं और ऐसा बोला जाता था कि कार्बनिक जो कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ नेचर से मिलते हैं या प्रकृति में ही पाए जाते हैं और इनको अपन लैब में नहीं बना सकते, ऐसा बोला जाता था। तो यहाँ पे जो सिद्धांत था वो था जैव शक्ति का सिद्धांत। और ये जो जैव शक्ति का सिद्धांत है ये दिया गया था ब्राज़िलियस के द्वारा। और इसे ब्राज़िलियस का सिद्धांत भी बोला जाता है। और ये सिद्धांत बोलता है कि आप जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ नेचर में पाए ला सकते हो या नेचर से ला सकते हो, इनको लैब में नहीं बनाया जा सकता। था जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो सिर्फ नेचर में पाए जाते हैं। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं अपने ब्राज़िलियस। और ब्राज़िलियस ने ऐसा बोल तो दिया लेकिन इनके बोलने के बाद कुछ टाइम के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था होलर। होलर साइंटिस्ट आए और होलर ने जो बात ब्राज़िलियस जी ने बोली थी उस बात का खंडन कर दिया और उन्होंने लैब में कार्बनिक यौगिक बना डाला। वो कार्बनिक यौगिक है अपने पास यूरिया। इसे अपन पोलर विधि भी बोलते हैं कि जब ब्राज़िलियस जी ने क्या किया कि अमोनियम सल्फेट साथ में पोटेशियम साइनेट लिया। तो यहाँ पे जब इन दोनों को लेने के बाद अपने पास जो मिक्सर मिला वो मिला अपने पास अमोनियम साइनेट का। अमोनियम साइनेट का अपने पास मिक्सर मिला और साइड में अपने पास पोटेशियम सल्फेट मिल गया। लेकिन जैसे ही अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तो अपने पास जो यौगिक प्राप्त होता है उस यौगिक का नाम है यूरिया। यूरिया बोला जाता है। अब यहां से आप लोग एक बात देख रहे होंगे कि बनाया किससे गया था? अमोनियम साइनेट के द्वारा यूरिया को बनाया गया था। और आप इस अभिक्रिया को देख के एक बात जरूर सोचिएगा कि यहाँ पे अगर कार्बनिक यौगिक बना रहे हैं और ये जो यूरिया है ये प्रथम कार्बनिक यौगिक है। यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है तब इसको पहला कार्बनिक यौगिक जो है वो है अपने पास यूरिया। जबकि ब्राज़िलियस जी ने बोला था कि आप कार्बनिक यौगिकों को लैब में नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे अपने पास होलर जी आए, उन्होंने कार्बनिक यौगिकों को या कार्बनिक यौगिक जो है यूरिया उसको लैब में बना डाला। लेकिन आप इस पूरी अभिक्रियाओं को देख के या रिएक्शन को देख के एक बात मेजर कर रहे होंगे कि अगर यहाँ पे जितने भी अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये अमोनियम साइनेट, पोटेशियम सल्फेट जितने भी यूज हुए हैं ये किससे आए हैं? ये किससे आए? ये आए अपने पास अकार्बनिक रसायन से। किससे आए हैं? अकार्बनिक रसायन से आए हैं। तो यहां से अपने को ये पता लगा कि अकार्बनिक रसायन से ही कार्बनिक की उत्पत्ति हुई है। ऐसा बोल सकते हैं अपन कि अगर अकार्बनिक रसायन अपने पास नहीं था होता तो अपन कार्बनिक यौगिकों को नहीं बना सकते। अतः यहाँ पे होलर जी ने प्रथम कार्बनिक यौगिक बना डाला और इस कार्बनिक यौगिक का नाम है यूरिया।
और ये जिस विधि के द्वारा बनाया जाता है जिसे बोलते हैं अपन हूलर विधि, जिसे अपन बोलते हैं हूलर विधि। और यहाँ से ही स्टार्ट हो गई है अपने पास ऑर्गेनिक या कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद में जैसे अपना पहला टॉपिक जो रहेगा वो टॉपिक पढ़ेंगे अपन जीओसी। इसके बाद में कार्बनिक जो रसायन होगा इसमें अपने को 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला जो है वो है जीओसी, दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटरमीडिएट या फिर इसको मध्यवर्ती भी बोला जाता है, और तीसरा जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर अभिक्रिया क्रियाविधि। और इसे बोला जाता है मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट इंग्लिश में बोला जाता है। और जीओसी जो है उसको बोलते हैं अपन सामान्य कार्बनिक रसायन। और ये तीनों टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, और ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको केमिस्ट्री की दुनिया में अगर ऑर्गेनिक को सीखना है या ऑर्गेनिक की अच्छी खासी पकड़ बनानी है तो आपको ये तीनों टॉपिक आने ही चाहिए, तब जाके आप लोग ऑर्गेनिक सीख पाओगे या फिर ऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको किस तरह से किया जाता है, वैसे याद रखा जाता है या फिर कैसे सोल्व करेंगे, ये सब तरीके इन 3 टॉपिक से आएंगे। ऐसा मानते हैं कि ऑर्गेनिक बहुत हार्ड है, ऑर्गेनिक जल्दी से समझ में नहीं आती है, ऑर्गेनिक में क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक में याद करने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, अगर चीजों को समझो कि चीजें कैसे हो रही हैं, तो ऑर्गेनिक एक ऐसा टॉपिक है कि अगर चीजों को समझने लग गए तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी ऑर्गेनिक है वो आसान हो जाती है। इसमें ये धारणा भी है कि ऑर्गेनिक को 10-10 बार लिखो या 5-5 बार लिख के याद करो, तो यहाँ पे आपको याद करने की या लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझना है और इसका काम क्या है ये याद रखना है। बाकी का ऑटोमेटिकली सारा का सारा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपने को ऑर्गेनिक पढ़ना है या ऑर्गेनिक में अपने को अच्छा करना है तो अपने को ये 3 टॉपिक आने चाहिए। उनमें से पहला टॉपिक है अपने पास जीओसी सामान्य कार्बनिक रसायन, और दूसरा है अपने पास इंटरमीडिएट, और तीसरा है अपने पास रिएक्शन मैकेनिज्म। इनमें से ये वाला टॉपिक इतना जबरदस्त टॉपिक है कि अगर आपको जीओसी नहीं आता है तो समझ लीजिएगा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, चाहे आपने याद कर करके कितने भी टॉपिक पढ़ डाले हो। अगर आपको ऑर्गेनिक सीखनी है तो आपको सबसे पहले जो टॉपिक आना चाहिए वो आना चाहिए जीओसी, और जीओसी के बाद में फिर आपको आना चाहिए इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती, उसके बाद में आपको आना चाहिए अभिक्रिया क्रियाविधि या रिएक्शन मैकेनिज्म। तब जाके आगे के आने वाली जो ऑर्गेनिक होगी वो सीख पाएंगे। और यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक की बातें। तो आपको पहले बता देता हूं कि ऑर्गेनिक जो होगी उसमें बेसिक बात कर रहा हूं मैं मेथेन की, और इसे CH4 बोला जाता है मेथेन। तो कार्बन की बात कर लेते हैं कि कार्बन क्या होगा और कार्बन की अपने को बार बार जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ये है कि कार्बन जो होगी या कार्बन जो होता है उसकी संयोजकता 4 होती है, अर्थात वो मैक्सिमम कितने बंध बना सकता है, 4 बंध बना सकता है। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तब कार्बन कितने बंध बना सकता है, 4 बना सकता है। कार्बन के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं मैं तो वो होता है अपने पास 1s2 2s2 और 2p
6 ये अपने पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि CH4 जो है मेथेन है वो बना कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहाँ पे अगर मेरे पास CH4 बना तो ये बनता कैसे है। तो यहाँ पे अपने को पहले लिखना पड़ेगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वो होता है 1s2 2s2, ये यहाँ पे होता है 2p2। अब यहाँ पे मैंने क्या बना दिए, कक्षक बना दिए, और ये मेरे पास P 2p कक्षक है और ये मेरे पास 2s कक्षक है। इसको नहीं काउंट नहीं करते, भरना चाहो तो भर सकते हैं कि ये 1s है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अपने पास 1, ये 2, इसमें भी कितने हो जाएंगे 1 और 2, और इसमें 2 है। अब यहाँ पे अपने को कार्बन के साथ 4 बंध बनाने या 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, लेकिन अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2। तो फिर ऐसा क्या करें कि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाए। ये कैसे आता है, कैसे बनता है, इसे अपन केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हैं कि रासायनिक बंध में बंध किस तरह से बनते हैं। अभी आप सिर्फ इतना सीखो कि यहाँ पे CH4 जो बना है वो कैसे बना है। अगर मान लीजिएगा कि मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये अपना मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसे अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर थोड़ा सा एनर्जी दे दूं इसको तो यहां से ये जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पे जंप कर जाएगा, 2p में जंप कर जाएगा। अर्थात अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, यहां पे 1s, यहां पे 2s, यहां पे 2p, जैसे ही यहां पे अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई, यहां से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई, तो सामने वाले के पास जब भी अपन बॉन्ड बनाते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने बहुत जरूरी है, तब जाके सामने वाला एक एक इलेक्ट्रॉन देके आपस में एक बंध बनाता है। तो यहाँ पे जैसे ही 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हुई तो अपने को बंध बनाने 4 बंध बनाने हैं, और ये 4 बंध भी कौन बनाएंगे, हाइड्रोजन बंध बनाने आएंगे। अब हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन देगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन करके और क्या बना लेंगे, बंध बना लेंगे। तो यहाँ से अपने पास कार्बन हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, और ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ पे अपने पास जो है वो 4 या CH4 बंध का निर्माण हो चुका है कि CH4 बना तो कैसे बना। लेकिन इसके बाद अपन बात करते हैं कि यहाँ पे जो CH4 होता है, मेथेन जो होता है, इसका संकरण क्या होगा। संकरण की अगर बात करें या हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कितना होगा, तो इसका जो संकरण होता है वो होता है sp3। अब आया कैसे, अभी मैंने जस्ट बताया है कि बंध बनाने में अपने पास 1s, यहाँ पे अपने पास 2s, 2p, और हाइड्रोजन बंध बना रहा है 4 बंध बना रहा है। तो यहाँ पे सिग्मा बंधों की जो संख्या होती है वो होती है 4 सिग्मा बंध पाए जाते हैं किसमें, CH4 में। अब आपको यहाँ पे देख के पता लग रहा होगा कि इसका sp3 संकरण क्यों आया, क्योंकि इसमें एक s कक्षक भाग ले रहा है जबकि 3 p कक्षक भाग ले रहे हैं, और ऊपर वाला यही तो चीज बता रहा है कि यहाँ पे एक s कक्षक है और 3 क्या है, यहाँ पे p कक्षक है। अगर मैं इसकी ज्यामिति या आकृति की बात करूं मैं कि CH4 की आकृति होगी क्या, तो वो होती है चतुष्फलकीय या समचतुष्फलकीय भी बोल सकते हैं, या फिर इसको टेट्राहेड्रल भी बोला जाता है। ये इसकी आकृति होती है। मिलता कैसे है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये मेरे पास हाइड्रोजन है डैश डैश, इस तरह की आकृति होती है जिसे अपन बोलते हैं चतुष्फलकीय आकृति, जिसे अपन बोलते हैं चतुष्फलकीय आकृति, या फिर इसे अपन ज्यामिति भी बोलते हैं।
लेकिन यहाँ पे जो इन दोनों के बंधों के मध्य का जो कोण होता है वो कोण होता है 109.28 डिग्री जो मिनट होता है वो कोण पाया जाता है किसमें, CH4 में। दो बंधों के मध्य का जो कोण होता है वो होता है अपने पास 109.28 डिग्री मिनट। तो ये किसकी बात हो गई, ये हो गई कार्बन की। और यहां तक अपन ने कार्बन के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन जो अपने मेन टॉपिक है वो। तो यहाँ पे अगर अपने को कार्बनिक रसायन पढ़ना है या यहाँ पे अपने को जीओसी पढ़ना है, तो जीओसी पढ़ने के लिए अपन यहाँ पे कुछ प्रभाव पढ़ते हैं। जो इसमें से पहला प्रभाव है अपने पास प्रेरणिक प्रभाव, दूसरा प्रभाव है अपना अतिसंयुग्मन, प्रभाव, और तीसरा अपने पास वो है अनुनाद, और फोर्थ अपने पास वो है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ये अपने को चार प्रभाव पढ़ने हैं किसमें, जीओसी में। कि जीओसी में अपने को कितने प्रभाव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये सारे के सारे जो इफेक्ट है इसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो अपन आगे वाली जो केमिस्ट्री होगी या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगी उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। तो अपन को पहला पढ़ना है प्रेरणिक प्रभाव, दूसरा पढ़ना है अपन को अतिसंयुग्मन प्रभाव, तीसरा पढ़ना है अपने को अनुनाद या इसको रेजोनेंस बोला जाता है, रेजोनेंस, इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको बोला जाता है हाइपर कंजुगेशन, और इसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। अब इन प्रभाव के बारे में अपने को जानना है, लेकिन जानने से पहले इन प्रभाव में कॉमन या खास बात क्या है ये चीज देखना है। तो यहाँ पे जो तीन प्रभाव है अपने पास कौन कौन से, प्रेरणिक प्रभाव, अतिसंयुग्मन प्रभाव और अनुनाद, ये कंपाउंड में पहले से ही लगे होते हैं, पहले से ही लगे होते हैं, अर्थात इनको बाहर से लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन केवल और केवल एक ऐसा प्रभाव है जो परमानेंट नहीं होता है, इसे अपन टेम्परेरी लगाते हैं, बाद में जैसा का जैसा हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो इफेक्ट है ये परमानेंट है या फिर पहले से ही लगे होते हैं, इनको लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अपने पास जो फोर्थ प्रभाव है वो है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इसको हटाया भी जा सकता है और लगाया भी जा सकता है। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना पहला प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। प्रेरणिक प्रभाव के बारे में जानना है अपने को, जिसे अपन बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब अपने को इस इफेक्ट के बारे में अगर जानना है तो अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में या विद्युत ऋणता के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं पहले ही क्लियर करवा देता हूं कि पूरी आवर्त सारणी में अपने पास जो विद्युत ऋणता होती है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की, क्योंकि ये टॉपिक सारा ही विद्युत ऋणता के ऊपर होगा कि किस तरह से यहाँ पे अपने को प्रभाव देखना है। तो इस प्रभाव की खास बात क्या है, प्रेरणिक प्रभाव बोलते किसे हैं, तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन होता है। कम विद्युत ऋणी तत्व से अधिक विद्युत ऋणी
इसे अपन बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। अर्थात यहाँ पे ये जो प्रभाव देखा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में देखा जाएगा, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन में देखा जाएगा। कार्बन कार्बन के अगर एक कल बंद है तो यहाँ पे सिग्मा बंद है, और इस सिग्मा बंद में यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे इसने बोला है कि आंशिक विस्थापन होगा, इसने यहाँ पे बोला है कि आंशिक विस्थापन होगा। तो आंशिक विस्थापन का मतलब क्या है, ये चीज जानते हैं कि आंशिक विस्थापन अपने पास क्या होगा। यहाँ पे जानने के लिए अपन एक कार्बन की चेन बनाते हैं, एक कार्बन की चेन बनाते हैं 1 2 3 4 ये 5, ये मान के चलिएगा। और यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो है अपने पास X, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है X, और ये ग्रुप है अपने पास, मान के चलिएगा कि क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे जो X है ये हेलोजन हो सकता है। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि X की जो विद्युत ऋणता ज्यादा होगी किससे, कार्बन से। विद्युत ऋणता का जो ऑर्डर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो किसकी ज्यादा रहेगी, X की। तार यहाँ पे हेलोजन की ज्यादा है, ये मान के चलना है। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूं, तो यहाँ पे जैसे ही X है तो X विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, X की विद्युत ऋणता ज्यादा है किससे, कार्बन से। और विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है, विद्युत ऋणता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ये क्या होती है, विद्युत ऋणता होती है। तो यहाँ पे जैसे ही X जो है उसके पास विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है किससे, कार्बन से। तो इस बॉन्ड में यहाँ पे अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को बीच में रखे हुए हैं, तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो है किधर शिफ्ट हो जाएंगे, X की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे ये शिफ्ट हुए तो ये वाला जो X होगा ये थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन को फील करने लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा इसको कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो रही है। अपन ऐसे भी सीख सकते हैं इसको कि अगर मेरे पास यहाँ पे X है और 2 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं इधर बीचों बीच, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़े से ये इधर शिफ्ट हो जाते हैं किसकी तरफ, X की तरफ। तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पे आ गए, इसके जस्ट पास आ गए। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ शिफ्ट ही होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि आपको ऐसा लगेगा कि X के पास इसके इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन वो X के पास इसके इलेक्ट्रॉन आए नहीं है, सिर्फ क्या हुए हैं, शिफ्ट हुआ है। और किसकी तरफ, विद्युत ऋणता जिसकी ज्यादा होगी उसकी तरफ, क्योंकि विद्युत ऋणता का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर आंशिक ऋणावेश आता है और इसे अपन बोलते हैं आंशिक धनावेश। और मैंने यही बोला है आंशिक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा के जो आंशिक इलेक्ट्रॉन होंगे सिग्मा बंध के, उनका स्थानांतरण होगा कम विद्युत ऋणता से ज्यादा विद्युत ऋणता वाले तत्व पर। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है डेल, इसको क्या बोला जाता है, डेल बोला जाता है। और इस डेल का मतलब क्या है, आंशिक। आंशिक का मतलब कि थोड़ा सा चार्ज तो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा फील कर रहे हैं लेकिन ज्यादा अमाउंट में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा कर रहे हैं। इसका मतलब होता है, आंशिक का मतलब होता है कि थोड़ा सा ही इलेक्ट्रॉन फील हो रहा है किसके ऊपर, X माइनस के ऊपर। और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीच में से शिफ्ट हो रहे हैं किसकी तरफ, X की तरफ। तो देखो यहाँ पे जो कार्बन होगा ये कार्बन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनों की कमी महसूस करेगा, इलेक्ट्रॉन की जो कमी होगी उसको क्या करेगा, महसूस करेगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो आता है वो आता है आंशिक धनावेश, जबकि जो X है यहाँ पे वो आता, वहां आता है अपने पास आंशिक ऋणावेश। और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन जो खींचता है उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन खींचता है X उसको बोलते हैं अपन
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह बोल सकते हैं, खींचने वाला समूह बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह बोल सकते हैं किसको, एक्स को। अर्थात इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचना। ये इसका मतलब हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपने पास तो वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा। तो यहाँ पे अपन ने एक केस पढ़ा है कि अगर किसी कार्बन चेन पर अगर उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व लगा मिले तो वहां पे उस चेन में किस तरह का आवेश डेवलप होगा या किस तरह का आवेश आएगा। इसके बाद में जो दूसरा उदाहरण है अपने पास, दूसरा केस है, उसको ले लीजिएगा कि यहाँ पे मेरे पास कोई चेन है, ये 3 कार्बन वाली चेन है और मैंने यहाँ पे ग्रुप लगा दिया कोई वाई मान लीजिएगा ये ग्रुप है, या इसको समूह भी बोल सकते हो आप। ये लगा दिया कि यहाँ पे वाई जो है वो अपने पास कोई समूह लगा हुआ है, ये मान के चलना है अपने को। और मैंने कंडीशन लगा दी कि अब की बार जो विद्युत ऋणता होगी वो कार्बन की ज्यादा होगी, किससे, वाई से। ये विद्युत ऋणता का क्रम लगा दिया कि यहाँ पे जो विद्युत ऋणता होगी वो कार्बन की कम होगी, सॉरी कार्बन की ज्यादा होगी, किससे, वाई से। तो यहाँ पे जैसे ही वापिस बात वही आ गई कि ये कार्बन है, ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड है और इस बॉन्ड या बंध के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़े से शिफ्ट होके ये कहाँ पे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे कार्बन के पास में। और जैसे ही कार्बन के पास में आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश, और वाई पर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश। यहाँ पे जैसे ही आवेश आया तो एक बात को मेंशन कीजिएगा कि पहले वाले केस में अपन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे वहां पे जब एक्स ग्रुप लगा था, लेकिन यहाँ पे अगर वाई ग्रुप लगा है तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन को भी किसको दे रहा है, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वाई किसका काम कर रहा है, वाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप होगा उसका काम कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को देने वाला जो ग्रुप रहेगा वो किसका काम कर रहा है अपने पास, वो काम कर रहा है वाई। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही देता है तो इस कार्बन पे क्या आ जाता है अपने पास, आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और वाई पे क्या आ जाता है अपने पास, आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ये बात होगी अपने पास। तो यहाँ पे अपन ने जाना कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर ग्रुप है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन को देता है, अब यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है वो है इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। तो यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो 2 टाइप से देखा जाएगा। एक तो होगा अपने पास प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव, और दूसरा होगा अपने पास माइनस आई प्रभाव। ये 2 प्रभाव होंगे अपने पास। तो यहाँ पे अपने को कैसे पता लगेगा कि माइनस आई प्रभाव क्या है और प्लस आई प्रभाव क्या है। तो जैसे अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जान लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन खींचना और देना, और इलेक्ट्रॉन भी किसके खींचेगा, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के ही इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो यहाँ पे प्लस आई प्रभाव होता है जिसमें क्या जुड़े हुए हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हो। तब इलेक्ट्रॉन देने वाले अगर समूह जुड़े हुए हो तो वहां पे कौन सा प्रभाव लगाएंगे अपन, वहां पे लगाएंगे अपन प्लस आई प्रभाव। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हो तो वहां पे कौन सा प्रभाव लगेगा अपना,
माइनस आई प्रभाव लगेगा, वहां पे अपना कौन सा प्रभाव लगेगा, माइनस आई प्रभाव लगेगा। लेकिन इस प्रभाव की जो खास बात है उस खास बात को देखेगा कि अपने पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है या अपन प्रेरणिक जो प्रभाव पढ़ रहे हैं, इसकी खास बात है कि ये दूरी पर निर्भर करता है। बहुत ही जबरदस्त बात है कि जो निर्भर करता है, अपने पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो दूरी या डिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है। अपन ये बोल सकते हैं कि दूरी और डिस्टेंस से मतलब क्या आ रहा है अपने पास, तो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे अगर मेरे पास कोई एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ था और ये है मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये था, तो यहाँ पे कार्बन की एक चेन हो गई 1 2 3, ये मेरे पास 4 हो गया। तो यहाँ पे देखने पे अपन को 4 कार्बन की चेन या श्रृंखला लग रही है। अब मैंने बोला है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो किस पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है। अर्थात जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का मान जो होगा वो क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो यहां से जैसे इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पर आया आंशिक धनावेश और इस पर क्या गया, आंशिक ऋणावेश। अगर मैं इस बंद की बात कर रहा हूं तो जो x की पावर जो होगी, x की जो पावर होगी वो किसके पास ज्यादा लगेगी, इस कार्बन पे ज्यादा पावर लगाएगा कौन, x क्या लगाएगा, इस कार्बन पर पावर ज्यादा लगाएगा। लेकिन जैसे सेकंड वाले कार्बन की बात होगी तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सही, लेकिन इतना नहीं खींचेगा जितना खींचना चाहिए। तो इस पे आ जाता है आंशिक धनावेश। और तीसरे की बात करूं मैं तो इस पे आ जाता है यहाँ पे अपने पास ट्रिपल आंशिक आवेश। और यहाँ पे आगे कितनी भी चेन बढ़ाए तो यहाँ से रिजल्ट निकलता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और कार्बन 3 या कार्बन 4 के बाद इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, या फिर जो प्रेरणिक प्रभाव होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कितने कार्बन के बाद, 3 से 4 कार्बन के बाद। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे मेरे पास कोई लॉन्ग चेन है, 5 कार्बन की चेन है और यहाँ पे लगा हुआ है x, और इस x का मान लीजिएगा माइनस आई इफेक्ट लग रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका इफेक्ट जो होगा वो यहाँ तक ही काम करेगा। इसके बाद में जो 4th और 5 6 कितना भी लगा दो, इधर इसका जो प्रभाव होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका जो प्रभाव होगा वो क्या हो जाएगा, अपना खत्म हो जाएगा। और यहाँ से अपन ने रिजल्ट निकाल लिया कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो क्या होगा, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का मान या प्रेरणिक प्रभाव का मान जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ पे अपने पास 2 प्रकार के प्रेरणिक प्रभाव पड़े अपन ने, प्लस आई प्रभाव और यहाँ पे अपन ने पढ़ा है माइनस आई प्रभाव। कहने का मतलब है कि प्लस आई प्रभाव कौन से दर्शाएंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को देना। जबकि यहाँ पे माइनस आई प्रभाव वाले होंगे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना या इलेक्ट्रॉनों को खींचना। ये अपने पास प्रभाव हो गया। लेकिन यहाँ से कैसे पता लगेगा अपने को कि माइनस आई प्रभाव कौन से समूह दर्शाते हैं या प्लस आई प्रभाव कौन से समूह दर्शाते हैं। इसके लिए अपन को यहाँ पे ऑर्डर लिखा है, तो इस ऑर्डर को देखेगा और आपने सिर्फ 2 चीजों को काउंट करना है कि यहाँ पे इंडक्टिव जो इफेक्ट होगा वो सीखा है अपन ने, विद्युत ऋणता पे आधारित है। तार इलेक्ट्रॉन को अगर खींच रहे हैं तो प्लस आई, अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट लगता है, और अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। बस इतनी सी आनी चाहिए।
किसका ज्यादा प्लस आई लगेगा, किसका माइनस लगेगा, इस चीज को देखेगा आप लोग। और ये जो टेबल है ये आपको कंफर्म याद होनी चाहिए, वो भी सीक्वेंस से। ऐसा नहीं है कि आपको इसका क्रम से याद नहीं है। अगर आपको इसका क्रम आता है तो समझ लेगा आपको पूरा टॉपिक आ जाएगा और आप उसमें बिल्कुल क्वेश्चन करने में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो यहाँ पे अपने पास जो माइनस आई समूह होता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना। ये होता है इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, खींचना होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इसकी पावर की बात हो रही है। पावर की बात हो रही है कि सबसे ज्यादा पावर या जो क्षमता होगी वो इलेक्ट्रॉन खींचने की किस में ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कुछ समूह है जो ये बता रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। और कौन सा, माइनस आई। माइनस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना। तो यहाँ पे जितने भी ग्रुप है सारे के सारे ग्रुप क्या करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचने का काम करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो OR2 प्लस का होगा, फिर उससे कम NR3 प्लस का होगा, फिर उससे कम NH3 प्लस का होगा, फिर उससे कम NO2 का होगा, फिर उससे कम साइनाइड का होगा, फिर उससे कम एल्डिहाइड का होगा, फिर उससे कम कीटोन, फिर उससे कम कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। और इसके बाद में OR का होगा, फिर OH का होगा, फिर एल्काइन या एसिटिलीन का होगा, यहाँ पे NH2 होगा। इन तीनों का तीनों जो होगा लगभग बराबर होता है। और सबसे कम जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो किसका हो जाएगा अपने पास, सबसे कम जो इफेक्ट होगा वो हो जाएगा अपने पास एल्कीन का। किसका हो जाएगा, एल्कीन का हो जाएगा। ताकि अगर अपने को माइनस आई क्रम सीखना है तो माइनस आई क्रम सीखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पूरा का पूरा जो है वो सीक्वेंस में पता होना चाहिए कि किसका माइनस आई ज्यादा है और किसका प्लस आई ज्यादा है, ये चीज सीखना है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो माइनस आई समूह का ऑर्डर हो गया। इसके बाद में अपन जो दूसरे समूह का ऑर्डर निकाल रहे हैं वो है अपने पास प्लस आई का क्रम का ऑर्डर। और प्लस आई क्रम का ऑर्डर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे या फिर ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे। ये बात है, ग्रुप का मतलब समूह यही है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करेगा, CH2 माइनस है, फिर उसके बाद में NH प्लस है, फिर इसके बाद में OH माइनस है, फिर इसके बाद में COO माइनस है, फिर इसके बाद में इसको 3rd डिग्री बोलेंगे, लेकिन आप इस ग्रुप को याद रखिएगा, इसको 2 डिग्री बोलेंगे और इसको अपन यहाँ पे 1 डिग्री बोलेंगे। और यहाँ पे CH3 का जो होगा वो प्लस आई प्रभाव लगेगा। यहाँ से अपने को जो ज्यादा देखने को मिलेगा वो है कि एक तो अपने को सबसे ज्यादा जो देखने का मिलेगा वो मिलेगा ये वाला नाइट्रो वाला, साइनाइड वाला, एल्डिहाइड वाला, और ये मेरे पास कीटोन OR, OH, एसिटिलीन और फ्लोरीन, ये अपने पास देखने को मिलेगा। अगर इसको याद करना है तो आप यहाँ से यहाँ तक हेलोजन सीरीज को भी याद कर सकते हो कि फिर कल 12 या आंटी में सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणता होती है वो फ्लोरीन की होती है। और अगर ऊपर से नीचे चल रहे हैं अपन तो विद्युत ऋणता जो हो रही है वो क्या हो रही है, घट रही है। ये अपने को ऑर्डर आना चाहिए। इसके बाद में जो अपने पास यहाँ पे प्लस आई का जो ऑर्डर रहेगा उसमें अपने को सबसे ज्यादा काम आएगा वो आएगा CH3। अर्थात CH3 के बेस पे अपन बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं कि CH3, इसको मेथिल भी बोला जाता है, मेथिल भी बोला जाता है। और इसका कौन सा प्रभाव लगता है, यहाँ पे लगता है प्लस आई प्रभाव। ये अपने जान लिया। तो यहाँ पे अपने 2 प्रभाव जान लिए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इसको अगर समराइज करना हो तो कैसे करना रहता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है सिग्मा बंध या एकल बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना। अब खींचता कब कैसे है, कम विद्युत ऋणता तत्व से अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर खींचेगा, ये बात बोल रखी है। ये 2 प्रकार का होता है, प्लस आई प्रभाव और ये माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना और प्लस आई प्रभाव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को
देना या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोल सकते हो। कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं या माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं, इसका ऑर्डर यहाँ पे देख लीजिएगा। यही ऑर्डर अपने पास सारा का सारा खेल होगा। और अब इस चीज के बाद अपन जो 2 लाइन लिखने वाले हैं, ये पूरी लाइन इस पूरे के पूरे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे अपने पास, उन क्वेश्चनों का पूरा का पूरा लेखा जोखा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनाने हैं। चलो इसके बाद में ये जो 2 लाइन लिखाने जा रहा हूं, ये 2 लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपने को जल्दी तुरंत कुछ सेकंडों में ही अगर क्वेश्चनों का हल करना है या क्वेश्चन को आंसर लाना है, तो ये 2 लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर अपने पास प्लस आई प्रभाव है, अपने पास प्लस आई प्रभाव जो होता है, प्रभाव प्लस आई प्रभाव पॉजिटिव चार्ज के, पॉजिटिव आवेश के स्थायित्व को बढ़ाता है, जबकि अपने पास जो नेगेटिव या माइनस आई प्रभाव जो होगा वो नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आवेश के स्थायित्व को बढ़ाता है। अगर आप लोगों को ये 2 लाइनों की बारे में अगर नॉलेज है तो आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन बिना आंख मूंदे ही कर सकते हो। इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड आप उस क्वेश्चन में बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। अब अगर मैं इन दोनों लाइनों की भी समराइज करूं तो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग कि पॉजिटिव जो माइनस आई, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश का स्थायित्व को बढ़ाएगा, जबकि सॉरी प्लस और माइनस आई जो होगा वो किसके स्थायित्व को बढ़ाएगा, नेगेटिव वाले स्थायित्व को बढ़ाएगा। अब आपके दिमाग में चीज आ रही होगी कि स्थायित्व है क्या। तो अगर आप केमिस्ट्री को सीख रहे होंगे तो आपके दिमाग में इस चीज को रख के केमिस्ट्री पढ़ा करो कि केमिस्ट्री में सारा खेल जो होता है वो सिर्फ स्थायित्व पाने का होता है। केमिस्ट्री में सारा खेल जो होता है वो स्थायित्व पाने का होता है। तो आप जितने भी अपन क्वेश्चन करेंगे वो सब चीजें स्थायित्व पाने के लिए करेंगे। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि अगर माइनस आई प्रभाव होगा वो कौन से आवेश को स्थायी करेगा, वो नेगेटिव आवेश को या ऋणात्मक आवेश को स्थायी करेगा, जबकि जो पॉजिटिव या प्लस आई जो प्रभाव होगा वो किसको, धनात्मक आवेश को क्या करेगा, ये स्थायी करेगा। इसके बाद में किस तरह से स्थायी होता है किस तरह से नहीं, इसके बारे में जानते हैं। तो मान लीजिएगा कि मेरे पास यहाँ पे मेरे पास FCH2COO माइनस ऐसा मान के चलो, ये पहला है मेरे पास, दूसरा है मेरे पास NO2CH2 और COO माइनस, और थर्ड है मेरे पास CH2COO माइनस। ये दे दिया आपको और आपसे पूछ लिया जाए कि इन तीनों में स्थायित्व का क्रम क्या होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 दे सकता है या फिर 2 1 और यहाँ पे 3 दे सकता है। दोनों में से कौन सा सही होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों में से ज्यादा स्थायित्व किसका क्रम बताना है, स्थायित्व का क्रम बताना है। और आपको पता है कि जो चार्ज वाली या आवेश वाली जो स्पीशीज होती है वो कम स्थायी होती है, बहुत कम स्थायी होती है। किसके अपेक्षा, उदासीन वाली स्पीशीज के अपेक्षा जो होती है वो बहुत कम स्थायी होती है। अब आप इस ऋणायन का स्थायित्व देखोगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चल रहा हूँ तो मुझे इस ऋणात्मक आवेश को
इस पूरी की पूरी जो चेन है श्रृंखला में मास में बैलेंस कर दे। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है, यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है, यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है, तो मैंने बोला है कि चार्ज या आवेश रखने वाली स्पीशीज जो होती है वो क्या होती है, अस्थायी होती है। लेकिन अगर जिस उदासीन हो जाएगी किसी तरह से, तो देखो अगर ये ऋणात्मक आवेश यहाँ से यहाँ तक अगर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा उदासीन के जैसे व्यवहार या फील कर सकता है, जी हाँ कर सकता है। तो पहले इस चीज को देखो कि ऋणायन जो चार्ज होगा या नेगेटिव जो आवेश होगा उसको कौन स्थायी करता है, उसको करता है माइनस आई प्रभाव वाला। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कौन स्थायी करता है, उसको करता है प्लस आई वाला। तो यहाँ पे इस चीज को देखो, ये जो आगे ग्रुप लगे हुए हैं फ्लोरीन, नाइट्रो और क्लोरीन, तो इनका प्लस आई इफेक्ट लगता है या माइनस आई इफेक्ट लगता है। तो यहाँ पे इस चीज को देखो, जो फ्लोरीन है इस फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, नाइट्रो का भी क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और क्लोरीन का भी क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। लेकिन बात तो ये आ गई कि इनमें कैसे पता लगेगा कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि नेगेटिव जो चार्ज होगा वो नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्थायी करेगा। अब अपने को देखनी इनकी पावर, क्योंकि सभी में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो जो सबसे ज्यादा खींचेगा, जो इनको सबसे ज्यादा खींचेगा इधर, तभी तो इस नेगेटिव चार्ज को स्थायित्व जो होगा इस नेगेटिव चार्ज को कम कर पाएगा, क्योंकि इसको खींचना है। क्या करना है, इसको इस तरह से खींचना है। तो जिसकी ज्यादा पावर होगी वो तुरंत उसको खींच लेगा, ज्यादा टाइम तक रुकने नहीं देगा। तो ऑर्डर लगाया था मैंने यहाँ पे, तो नाइट्रो का जो ऑर्डर होता है माइनस आई इफेक्ट वो ज्यादा होता है किससे, फ्लोरीन से, और फ्लोरीन से भी कम किसका होता है, क्लोरीन से। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, जिसका माइनस आई ज्यादा इफेक्ट लगता है, किसके केस में, ऋणायन के केस में वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो अपना जो ज्यादा स्थायी होगा सेकंड। फिर इसमें दोनों में कंपेयर करें तो इसका ज्यादा इफेक्ट लगता है कौन सा, माइनस आई इफेक्ट, और इसका कम लगता है तो सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर क्या आ जाएगा, थर्ड। तो अपना आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। ताटमन सेकंड को सही प्राथमिकता देंगे कि ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा। इसके बाद में ये केस हो गया अपने पास किसका, ये केस हो गया अपने पास माइनस आई इफेक्ट का। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं प्लस आई इफेक्ट का। तो यहाँ पे मेरे पास C प्लस है, ये CS3, ये CS3 है, ये मेरे पास CS3 है, और यहाँ पे मेरे पास ये CS3 है, ये CS3 है, ये यहाँ पे CS3 है, और ये मेरे पास H है। यहाँ से ये मेरे पास CS3 है, ये मेरे पास H है, ये मेरे पास क्या है, H है। अब यहाँ पे जैसे ही धनात्मक आवेश पूछ लिया जाए, और मैं इसको नाम दे रहा हूं 1, इसको 2, इसको 3, और ऑर्डर पूछा जाए, क्रम पूछा जाए किसका, स्थायित्व का, किसका पूछा जाए, स्थायित्व का, कि इन तीनों चार्ज वाली स्पीशीज में सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा। तो आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट किसके स्थायित्व को बढ़ाता है, नेगेटिव चार्ज के स्थायित्व को। जितना ज्यादा खींचने वाला मिलेगा नेगेटिव चार्ज या ऋणायन का स्थायित्व उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पे इसका उल्टा कर दें कि धनात्मक आवेश या प्लस आई जो इफेक्ट होता है वो किसके स्थायित्व को बढ़ाता है, वो बढ़ाता है अपने पास पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आवेश के स्थायित्व को बढ़ाता है। और मैंने बोला है कि जितना ज्यादा देने वाला रहेगा वो क्या करेगा, धनात्मक आवेश के स्थायित्व को उतना ही क्या होगा, बढ़ाएगा। तो यहाँ पे CS3 समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CS3 समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CS3 जो समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, इसका लगता है प्लस आई इफेक्ट। इसका भी कौन सा लगेगा, प्लस आई इफेक्ट, और इसका भी क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट। इसका यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे तीन CS3 समूह के कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई प्रभाव लग रहा है। जबकि यहाँ पे अपने पास कितने समूह होंगे, सिर्फ 2 CS3 समूह होंगे जिनका कौन सा प्रभाव लगेगा, प्लस आई प्रभाव लगेगा। और यहाँ पे सिर्फ अपने पास जो होगा,
यहाँ पे जो अपने पास होगा वो सिर्फ एक CH3 ग्रुप होगा, वो क्या करेगा प्लस I प्रभाव रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर अपने पास पॉजिटिव आवेश आ रहा है तो वो चाहेगा कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले, वो चाहेगा कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले। तो यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ से भी इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और यहाँ पे भी क्या है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब ये चाह रहा है कि मेरे को अगर कोई किधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं इस चार्ज को खत्म करने की कोशिश करूंगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जरूरत है किसको, इस कार्बन को। तो जो ज्यादा देगा उसकी जल्दी से पूर्ति होगी और वो क्या हो जाएगा ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना ज्यादा प्लस I प्रभाव होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आवेश स्थायी होगा, और जितना ज्यादा अपने को अगर स्थायी देखना है, स्थायी तो देखना है तो कुछ नहीं देखना, प्लस I प्रभाव देख लो। अब जिसका ज्यादा प्लस I प्रभाव उसका धनात्मक आवेश उतना ही क्या हो जाएगा स्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि तीन समूह जुड़े हुए हैं CH3 के, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, इसको क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, और यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, सॉरी एक मेथिल समूह क्या करेगा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। तो अपना जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर हो जाएगा अपना जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्थायी होगा, फिर सेकंड वाला स्थायी ज्यादा होगा, फिर थर्ड वाला सबसे कम स्थायी होगा। स्थायी क्यों हो रहा है, प्लस I प्रभाव के कारण, कि जिसका सबसे ज्यादा प्लस I प्रभाव होगा या जो सबसे ज्यादा प्लस I प्रभाव वाला जो ग्रुप जुड़ा रहेगा, जो देने की क्षमता रखता हो, उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा, उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा। इसी तरह से अपने पास एक और जो है वो उदाहरण करवा रहे हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन। चलो यहाँ पे अपने पास CH3 CH2 प्लस दे दिया आपको, यहाँ पे क्लोरीन CH2 प्लस दे दिया, यहाँ पे क्लोरीन CH2 प्लस दे दिया। फर्स्ट है ये सेकंड है, और ये अपने पास थर्ड है, ये यहाँ पे ब्रोमीन और CH2 प्लस दे दिया। ये अपन ने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए, और आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन ज्यादा स्थायी होगा, कौन ज्यादा स्थायी होगा, ये पूछ लिया जाए आपसे कि स्थायी कौन होगा। स्थायी का मतलब स्टेबल। अब आपको पता है कि इस पे कौन सा आवेश है, पहले तो इस चीज को देखो कि यहाँ पे धनात्मक आवेश है, यहाँ पे भी क्या है धनात्मक आवेश, यहाँ पे भी धनात्मक आवेश, यहाँ पे भी क्या हो गया धनात्मक आवेश। तो यहाँ पे सभी में सेम है, लेकिन जैसे इधर चलते हैं तो यहाँ पे क्या समूह जुड़ा हुआ है CH3, और यहाँ पे कौन सा जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे ब्रोमीन। आप यहाँ से मेजर करो इन तीनों के तीनों समूह का कौन सा प्रभाव लगता है, -I प्रभाव लगता है, जबकि मेथिल का क्या लगता है प्लस I प्रभाव लगता है। और मैंने बोला है कि अगर यहाँ पे धनात्मक आवेश है तो उसको स्थायी कौन करेगा, जो प्लस प्रभाव दर्शाएगा या प्लस I प्रभाव दर्शाएगा वही क्या करेगा उसको स्थायी करेगा। जबकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है और खींचने वाले अगर मैं ग्रुप लगा रहा हूं तो क्या ये धनायन को स्थायी थोड़ी करेगा, और भी कमी करने की कोशिश करेगा। यहाँ तो पहले ही इलेक्ट्रॉन कम है, और अगर मैंने इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगा दिए, इसका मतलब ये हुआ कि वहां तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और जैसे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो चार्ज होगा, आवेश होगा, उसको ज्यादा महसूस करेगा, और जैसे ही चार्ज महसूस करेगा तो वो क्या हो जाएगा अस्थायी हो जाएगा। और यहाँ पे अपने पास जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा सबसे ज्यादा स्थायी होगा। पहला ऑप्शन जो होगा सबसे ज्यादा स्थायी होगा, क्यों, क्योंकि मेथिल समूह का कौन सा प्रभाव लगता है, वो लगता है -I प्रभाव लगता है। वो कौन सा प्रभाव लगता है -I प्रभाव लगता है। यहाँ पे आज अपन जो सीख लिया है वो सीख लिया है इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। इसके बाद में अपन सीखेंगे रेजोनेंस या अनुनाद क्या होता है, फिर इसके बाद अतिसंयुग्मन या हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं,
वो क्या होता है। फिर सीखेंगे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, और ये 4 टॉपिक से अपनी जीओसी कंप्लीट होगी। फिर अपन कदम रखेंगे ऑर्गेनिक की दुनिया में कि ऑर्गेनिक दुनिया क्या है। यहाँ से हर क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपको जीओसी से। और अगर आपको जीओसी नहीं आती है, जीओसी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, चाहे आपको कितना भी रट्टा मार के आपने कितनी भी चीजें सीख रखी हो, लेकिन आप चीजों को नहीं कर सकते। जब तक ऑर्गेनिक को अगर अपने को सीखना है तो सिर्फ एक अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, पूछा करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। अगर आप कारण तक पहुंच गए या कारण जानने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपको ऑर्गेनिक में अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऑर्गेनिक पढ़ना है तो ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक क्या केमिस्ट्री की ही बात करूं मैं तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको हर चीज का कारण आना चाहिए कि अगर ऐसा बोल रहा है ये तो क्यों बोल रहा है, और इसके बोलने के पीछे का कारण क्या हो सकता है, और ऐसा होने से क्या क्या हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन करने के बाद फिर दिमाग चलने लगता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ एक ही चीज पूछनी है अपने आप से। वो चीज कौन सी पूछनी है, वो चीज ये पूछनी है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। अगर मान लो मैं ऑर्डर लगा दूं, इसका ऑर्डर ही पूछ लूं कि इसका ऑर्डर का स्थायित्व का ऑर्डर बताइएगा तो पहला, फिर सबसे इसके बाद में ब्रोमियम, और फिर इसके बाद में थर्ड, और फिर इसके बाद में 2, ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो कैसे भी बता सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन। जब अपन को ये टॉपिक ले लो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए कि क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और लाइक और कमेंट्स कर दिया करो, इतना तो कर ही सकते हो। क्या है कि वो मोटिवेशन मिलता है कि थोड़ा सा और अच्छा करें, अच्छा करने की कोशिश करें। लेकिन आप लाइक कमेंट्स और शेयर कर दिया करो, इतनी सी बात है। और तो ज़्यादा बात मांगते भी नहीं है कि आपको ये करो वो करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।